नेक्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से ऑब्जर्व कर डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट rest mass of the nucleus is somewhat smaller than the mass of its constituent particles. Mass of its constituent particles या constituent nucleons बोल सकते हैं। This difference in mass is called मास डिफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मास डिफेक्ट बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से लिखेंगे। क्लियर है? मान लो ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है जेड एक्स है, तो कंफर्म है इसमें जेड प्रोटॉन है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। ठीक है, मैंने मान लिया एम एन जेड एक्स ए, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का कैसा मास है बेटा? रेस्ट मास। जब न्यूक्लियस रेस्ट पे उसको तोल के देखा तो उसका रेस्ट मास इतना है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब मास डिफेक्ट क्या है? कौन सा मास छोटा है? रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज समवट स्मॉल, और ये छोटा है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास ज्यादा है, तो ये हो गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। दिस इज द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज जेड एक्स ए। इसको लिख दिया हमने जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। एन लिखने का मतलब है बेटा ये रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का एम पी इज द मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिटन एज मास ऑफ एटम। अगर एन नहीं लिख रहा हूं तो ये एटम का मास है, माइनस जेड टाइम्स द मास ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? एटम के अंदर से अगर जेड इलेक्ट्रॉन का मास मैं माइनस कर दूं तो जो बचा वो न्यूक्लियस का मास बच गया। इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस न्यूक्लियस के मास को लिख दूं एटम का मास माइनस जेड टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज जेड टाइम mass of proton plus mass of electron plus A minus Z time mass of neutron minus mass of atom of ZXA। अब ये एटम का मास है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ n लिखा हो तो न्यूक्लियस का मास है, n नहीं लिखा हो तो किसका मास है बेटा? एटम का मास होता है। अभी ये एटम का मास है। अब आपको ये पता होना चाहिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास मिलके क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एटम का मास, मास ऑफ 1H1 प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जेड एक्स ए। ये एटम का मास है, इसको हमने बोल दिया बेटा मास एटम, मास डिफेक्ट। ये मास ऑफ 1H1, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इसको मैंने ऐसे लिखूं, मास डिफेक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस मास डिफेक्ट को हम न्यूक्लियस के मास के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ऐसे चीजें निकालनी हैं। इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस mass and energy are interconvertible. Mass and energy are interconvertible. Mass can be converted into energy. Mass can be converted into energy. And energy can be converted into mass.
इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी और मास के कन्वर्जन का? दिस एनर्जी कैन बी रिटन एज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां पर ये जो डेल्टा एम है इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इस डेल्टा एम को हम क्या बोलते हैं बेटा? मास डिफेक्ट। इसको बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट आ गया। एनर्जी की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी, ये ध्यान रखना है। यहीं से पता लगता है अगर मास डिफेक्ट 1 AMU का है तो इससे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनती है। एक एटॉमिक मास यूनिट से इतनी एनर्जी बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। यहीं से अगर मैं ये कहूं कि मुझे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी, वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालनी हो, वो होती है 938.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी हो, वो होती है 939, ये 938.7 होती है शायद, ये 939.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है, जो आपको ध्यान रखनी है। जब ये रेस्ट पे हैं तो इनकी इतनी इतनी एनर्जीज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी? इट इज द एनर्जी with which all the nucleons are bounded in the nucleus, are bounded in the nucleus. It is the energy with which all the nucleons are bounded in the nucleus, or it is the energy required to separate all the nucleons from the nucleus. Clear? Mass defect is responsible for the binding energy. Mass defect is responsible for binding energy. बाइंडिंग एनर्जी के लिए मास डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जो आप मास डिफेक्ट पहले निकाल चुके हो। जितना भी मास का डिफेक्ट हो रहा है, दैट मास डिफेक्ट्स कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, दैट मास डिफेक्ट्स कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, बिकॉज मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। अब बेटा सारे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करना है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज एप्लीकेबल। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट ही तभी एप्लीकेबल है for A greater than or equal to 2. Binding energy of 1H1 should be equal to 0. नीट 2014 में एक न्यूक्लियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H1 का यूज होना था और वो क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1H1 इज 0। क्यों? ये न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है, इस न्यूक्लियस की 0 क्योंकि इसमें A1 है। A1 है तो इसका मतलब एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस को, एक ही न्यूक्लियन है, एक ही न्यूक्लियन को बाहर निकालना या अंदर डालना, दूसरा न्यूक्लियन उस पे फोर्स ही नहीं लगा रहा, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। मास डिफेक्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं बना वहां पे। यहां पर अगला कंसेप्ट, अब यहां पर बड़े ध्यान से समझना है। ये समझ में आया मैंने क्या कहा है? अब ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, comma, more stable will be the nucleus. ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है।
स्टेबिलिटी इससे नहीं है कि मुझे पूरी के पूरी न्यूक्लियस को तोड़ना है। अगर मैं इसमें से एक भी न्यूक्लियन इजीली निकाल पाया तो मैं ये बोल दूंगा कि वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस is decided by stability of a nucleus is decided by the average binding energy per nucleon. Greater the average binding energy per nucleon, of a nucleus, comma, more stable will be the nucleus. More stable will be the nucleus. Average binding energy per nucleon is the energy required to eject one nucleon from the nucleus. Average energy required from the nucleus. तो बेटा स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड नहीं होती, स्टेबिलिटी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिसाइड होता है। मतलब मैं न्यूक्लियस में से अगर एक भी न्यूक्लियन इजीली निकाल पा रहा हूं तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। इसीलिए हमें स्टेबिलिटी जो देखनी है वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से चेक करनी है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब हो गया बाइंडिंग एनर्जी बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियस में ए होते हैं जो कि उसका मास नंबर है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर बाय ए। तो यहां से मेरे पास ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने का तरीका, डेल्टा एम निकालने का मेथड आप पहले ही पढ़ चुके हो। हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He4 न्यूक्लियस given that the mass of helium nucleus is this, mass of proton is this, mass of neutron is this। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और यू कैन से डेल्टा एम इन AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकाल, डेल्टा एम क्या होता था आपको याद हो तो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस जेड एक्स ए इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल, व्हाट इज जेड, जेड की वैल्यू 2, mass of proton 1.0073 plus A minus Z, that is 4 minus 2 into 1.0087 minus rest mass of the nucleus, rest mass of the nucleus is 4.0026 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। यहां से जो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087 माइनस 4.0026 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। यहां से जो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई, this is 4.0320 minus 4.0026 into 931.5 mega electron volt into 931.5 mega electron volt। तो बेटा ये बन गया 0.0294
इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये आपका आ जाएगा 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी योर आंसर। ये आपको ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस हम ऐसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 एंड लिथियम 37 न्यूक्लियाई आर 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल? आप देखो बेटा, even though binding energy of lithium is greater than the binding energy of helium, still I cannot say that lithium is more stable than helium, because we have already studied that stability is decided by the average binding energy per nucleon, not by the binding energy. अब अगर मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम निकालूं, दिस इज 27.37 by 4, बिकॉज इसमें बेटा 4 न्यूक्लियन है, तो सोल्व करूंगा 4 6 जा 24, 3 33, 4 8 जा 32, 1 6.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बिल्कुल सेम लाइन पर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम की निकालूं तो वो कितनी आएगी बेटा 39.3 by 7, 7 5 जा 35, 4 7 6 जा 5.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। अब आप यहां से ये देख सकते हो कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम is greater than average binding energy per nucleon of lithium। ये लिथियम की इससे ज्यादा है। तो यहां से आपको एक बात पता लग गई कि हीलियम इज मोर स्टेबल देन लिथियम। हीलियम इज मोर स्टेबल देन लिथियम। हीलियम आपका ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिसाइड होती है, ना कि बाइंडिंग एनर्जी से। दिस इज द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियन। हम पहले देख चुके हैं कि A1 के लिए अगर A की वैल्यू 1 है तो बाइंडिंग एनर्जी 0 है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 0 है। उसके बाद हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। इस ग्राफ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई, कंक्लूजन बाद में, पहले ऑब्जर्वेशंस। फॉर A less than 3 the average binding energy per nucleon is very small, इसीलिए ये वाली न्यूक्लियोई अनस्टेबल सी होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है। अब फॉर A greater than 3 less than 20, 3 से 20 के बीच में, 20 के यहां है, सम ऑफ द न्यूक्लियाई लाइक हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 आर हैविंग average binding energy per nucleon larger than their neighboring nuclei। That's why these nuclei are more stable than their neighboring nuclei। These nuclei are more stable than their neighboring nuclei। ये न्यूक्लियाई अपने ज्यादा स्टेबल हैं अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से। फॉर A greater than 20
20 से ज्यादा के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीजेस विद ए। अगर मैं इसको भी छोड़ दूं तो सीधा भी बोल सकता हूं, फर्स्ट इंक्रीजेस विद ए अटेन्स ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 mega electron volt for Fe56 and then decreases with A। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल हैपन टू द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ये आपको बेटा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं से पता लगा कि आयरन 56 इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर। इसी के जस्ट पास निकिल होता है, वो भी स्टेबल ही बोल दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। आफ्टर दैट जब मैं ए को ज्यादा कर देता हूं, स्पेशली 180 से भी ज्यादा कर देता हूं, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने से तो क्या हो गया, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो गई। मतलब यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकला कि बेटा आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। क्लियर है, समझ आ गया। दूसरा कंक्लूजन यहां से ये निकला, लाइटर न्यूक्लियाई की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और हैवियर न्यूक्लियाई की भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। और मीडियम वाला जिनका ए इंटरमीडिएट है, मीडियम है, वो ज्यादा स्टेबल है। अगर इधर वाली अनस्टेबल है तो वो इस साइड जाने की कोशिश करेगी, उस प्रोसेस का नाम होगा फ्यूजन। और इधर वाली ब्रेक करके इस साइड आने की कोशिश करेगी, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, फिजन। द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर इज आयरन, ठीक है। लो A1 के लिए बाइंडिंग एनर्जी 0, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 0, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए दैट्स व्हाई दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए इंटरमीडिएट रेंज, इंटरमीडिएट ए न्यूक्लियाई, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही हैवियर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो फिजन हो जाता है, उनका ब्रेक हो जाती है, और वो क्या करती है, फिर ब्रेक होकर मीडियम रेंज वाले में आने की कोशिश करती है ताकि स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। नेक्स्ट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस per unit number of nucleons. Packing fraction is defined as the mass of the nucleus, difference of mass of the nucleus and mass number of the nucleus per unit number of nucleons. इसको हम packing fraction बोलते हैं। ये packing fraction measures the stability of the nucleus, measures the stability of the nucleus. अब बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस कुछ केस में मास नंबर के इक्वल होता है, कुछ केस में मास नंबर से छोटा भी हो सकता है, कुछ केस में मास नंबर से बड़ा भी हो सकता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। स्मॉलर द पैकिंग फ्रैक्शन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना छोटा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस की क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। ध्यान रखना, अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन और मास नंबर में ग्राफ बना दूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहां पर ए की वैल्यू 16 होती है, यहां पर ए की वैल्यू 16 होती है, और यहां पर ए इज ग्रेटर देन 240 होता है। 240 से ए थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहां पैकिंग फ्रैक्शन 0 है, ठीक है। और बेटा ये देखो, जितना छोटा सबसे कम ये होगा बेटा, और सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सी थी, सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई 56 थी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 56 होगी। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये पैकिंग फ्रैक्शन का ग्राफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इन्फिनिटी से बन रहा है। अब आप ये इन्फिनिटी से तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ A1 पे भी तो कुछ ना कुछ पैकिंग फ्रैक्शन होगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल के देखोगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन। और ये अब यहां पर ये जितना ये देखो नेगेटिव है ये बेटा,
अब ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ मोर स्टेबिलिटी है, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब ये वाला रीजन बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये वाला रीजन अगर मैं बना लूं, ये वाला रीजन सिर्फ, तो ये मोस्ट स्टेबल। क्यों? यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन सबसे क्या है बेटा, कम है। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर। ये एक फंडामेंटल फोर्स होती है विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, which plays an important role in the stability of the nucleus, which plays an important role in the stability of the nucleus। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स है। अब आपको बेटा पहले कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनका मास है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस धीरे धीरे छोटी होते 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 कोलैप्स कर जानी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करने चाहिए। तो क्या पता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो, इसलिए न्यूक्लियस स्टेबल थी। बट बाद में चेक किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो नियरली 10 टू द पावर 36 आई फॉर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स के बीच में। इसका मतलब पक्का है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम है, तो न्यूक्लियस धीरे 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 बड़ी होते हुए फट जानी चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होनी चाहिए। फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है, क्यों है? तो इसकी स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल कौन सी फोर्सेस प्ले करती है? न्यूक्लियर फोर्स प्ले करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जनरली अट्रैक्टिव होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है। आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं रेशो की बात करूं 1:10⁻36 10⁻38, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेशो अगर मैं निकालूं तो ये 100 आती है। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स इवन स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है, और ये फोर्स जनरली अट्रैक्टिव होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपल्सिव नहीं हो सकती, ये रिपल्सिव भी हो सकती है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज characteristics or properties of nuclear force. First, it is 100 times stronger than electrostatic force. Strongest fundamental force in nature. शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है बहुत थोड़े से डिस्टेंस तक लगती है, न्यूक्लियस के अंदर लगती है। न्यूक्लियस का साइज आपको पता ही है, 10⁻⁻14 मीटर वहीं तक ही लगती है। एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मैं कहूं दो प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दो न्यूट्रॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन द न्यूक्लियस, दो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन द न्यूक्लियस, तो तीनों में ये फोर्स सेम लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या चार्ज नहीं है। क्लियर है यहां तक? कैसी फोर्स है? चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड फोर्स का मतलब है जैसे ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो ये इसके नेबरिंग में जो सा भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी होगा, है ना, ये बस उसी से इंटरेक्ट करेगा। सैचुरेटेड फोर्स का मतलब है जो इसके सबसे नेबर में पार्टिकल होगा ये उसी से इंटरेक्ट करेगा, बाहर वालों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फोर्स है। मतलब फोर्स विद नेबरिंग पार्टिकल, नेबरिंग न्यूक्लियॉन।
सिर्फ उस वही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर और ये उसके ऊपर लगाएगा, और कहीं इस पे फोर्स नहीं लगेगी। ध्यान रखना है, आपस में जो दो सबसे क्लोज होंगे उन्हीं के बीच में फोर्स लगेगी, बाकियों में ये नहीं लगेगी। ठीक है। कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट जनरली अट्रैक्टिव। जनरली अट्रैक्टिव होती है, बट ये मतलब नहीं है कि ये रिपल्सिव नहीं हो सकती, रिपल्सिव भी हो सकती है, बट जनरली कैसी होती है बेटा, अट्रैक्टिव। ठीक है। बिकम्स रिपल्सिव if distance between nucleons becomes smaller than 0.6 फर्मी। 0.6 फर्मी से कम डिस्टेंस हो जाए तो ये रिपल्सिव बनती है। अभी ग्राफ देखेंगे उसमें बता दूंगा। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, स्पिन इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स स्पिन पे डिपेंड करती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेस्ट पे नहीं होते, उनकी भी एक स्पिन होती है। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स having same spin is more than that having opposite spin। डिस्टेंस वगैरह उनके बीच में सेम है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। दो न्यूक्लियन सेम डिस्टेंस पे है, दोनों की स्पिन सेम है, दोनों की स्पिन अपोजिट है, तो सेम स्पिन वाले में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू अपोजिट स्पिन वाले में। अभी मैं आपको बता रहा था कि रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। मैंने न्यूक्लियर फोर्स और आर के बीच में ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बना जब आर 0 है तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, ये अराउंड 0.6-0.7 फर्मी होता है, इससे कम हो तो पॉजिटिव फोर्स है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज रिपल्सिव, बाद में नेगेटिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज अट्रैक्टिव। अब यहाँ क्या दिक्कत है, मान लो यहाँ पर डिस्टेंस आपका 10 फर्मी के आसपास हो गया, या 5 फर्मी के 7 फर्मी के आसपास हो गया, मतलब अब ये न्यूक्लियस के साइज जितना है, न्यूक्लियस के साइज के बाद फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगती है, बाहर नहीं लगती। ठीक है। 10th पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन पार्टिकल्स। ये क्या है बेटा, युकावा एक साइंटिस्ट था, इस युकावा साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, दैट थ्योरी इज नोन एज डॉग बोन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, डॉग बोन थ्योरी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। युकावा ने कहा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये डॉग का काम करते हैं, और ये जो पाई मेसोन पार्टिकल है ये बोन का काम करते हैं। ठीक है।